अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू गज़ल तारीफ़, फ़न, आगाज़ और इर्तिक़ा के ऊपर मज़मून मरतब किया गया है। इसमें गज़ल से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन सभी नुकात को शामिल किया गया है। आप इससे इस्तिफ़ादा फरमाएँ। तो आगाज़ इस तरीके से है। गज़ल के लुग़वी मानी हैं औरतों से उनके हुस्न व शबाब के बारे में बातें करना या सुखन बा यार गुफ्तन। ज़ाहिरी साख्त या बनावट के लिहाज से गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं। ऐसे हम आहंग या आपस में सोती एतबार से मिलते जुलते अल्फाज जो रदीफ़ से पहले आते हैं क़वाफ़ी कहलाते हैं। शेर के आखिर में मुकर्रर या बार बार आने वाले अल्फाज रदीफ़ कहलाते हैं। जिन गज़लों में रदीफ़ होती है वो गज़लें मुरद्दफ़ कहलाती हैं या उसे गज़लें मुरद्दफ़ कहते हैं, और जिन गज़लों में रदीफ़ नहीं होती वो गैर मुरद्दफ़ कहलाती हैं। रदीफ़ और काफ़िए की मिसाल हम किसी भी शेर से ले सकते हैं कि जो हम काफ़िया वो हम रदीफ़ जिसके दोनों मिसरे हों। जैसे गालिब का ये शेर के दर्द मिन्नत कशे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हुआ। तो इसके पहले मिसरे में जो लफ्ज़ दुआ है और दूसरे में बुरा, ये क़वाफ़ी हैं क्योंकि ये हम आहंग मिलते जुलते हैं। दवा और बुरा, इन दोनों के आखिर में लफ्ज़ जो अलिफ है ये मुश्तरक है, यानी बोलेंगे तो दवा और हुआ एक ही जैसे लगेंगे, तो लिहाजा ये क़वाफ़ी हुए। और ना हुआ मुकर्रर आ रहे हैं, मीम की फ्रेर मुकर्रर यानी तकरार से आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और ये क़वाफ़ी के बाद में या काफ़िया का जो लफ्ज़ होता है ना उसके ये बाद में आता है, शेर के आखिर में आता है, बार बार आता है, मुकर्रर आता है, तो इसे हम रदीफ़ कहते हैं। तो ये इसकी मिसाल होगी। तो गज़ल का पहला शेर जो आम तौर पर हम काफ़िया व हम रदीफ़ होता है मतला कहलाता है। मतला के मानी तुलू होने या ज़ाहिर होने के होते हैं। अगर किसी गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया व हम रदीफ़ हो तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहते हैं। गज़ल के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत या बैतुल गज़ल कहते हैं। बैत शेर ही का दूसरा नाम है, इसलिए चाहे आप शेर कहें या बैत कहें मानी एक ही हैं। एक शेर में दो मिसरे होते हैं। मिसरे के लुग़वी मानी हैं दरवाज़े के पट के होते हैं, यानी दरवाज़े के अगर दो हिस्से हैं तो एक हिस्सा जो होगा उसको हम मिसरा कहेंगे। और चूँकि शेर में भी दो मिसरे होते हैं लिहाजा दो मिसरे मिलकर एक शेर या एक बैत बनता है। दो बैती हो गया दो शेर। गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 19, मगर 19 से ज़्यादा अशार की गज़लें भी बहुत से शोरा ने कही हैं। गज़ल का फ़न रेज़ा कारी का फ़न होता है, यानी टुकड़े टुकड़े जोड़ करके गज़ल बनाई गई होती है। यानी कि गज़ल के एक शेर के मानी कुछ होते हैं और दूसरे शेर के कुछ और। गज़ल का हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, यानी पूरा मानी देता है एक शेर में। जैसे कि नज़्म में देखेंगे तो मुसलसल चलती जाती है। जैसे नज़्म के मानी होते हैं मोती परोने के, तो वो एक कहानी होती है, गोया कि हम किसी एक मज़मून को ले लेते हैं और तसलसल से उसी पर बातें करते जाते हैं, वो नज़्म होती है। जबकि गज़ल जो है इसका हर एक शेर मानी के एतबार से जुदा गाना होता है और एक मुकम्मल इकाई होता है। लेकिन इसके साथ साथ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि अगर किसी गज़ल में दो या उससे ज़्यादा अशार किसी एक ही मज़मून पर लिखे गए हों तो उन्हें हम किता के अशार कहते हैं। लेकिन अगर पूरी की पूरी गज़ल एक ही मज़मून पर कही गई हो तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। जैसे कि वो उससे मिलती जुलती होती है नज़म से, लेकिन चूँकि नज़म को हम टाइटल दे देते हैं ऊपर और गज़ल को गज़ल कहा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, टाइटल नहीं दिया जाता, तो फ़र्क यही होता है। एक फ़र्क तो ये है कि गज़ल अगर जो है जिसमें मुसलसल को छोड़ करके बाकी गज़लें ऐसी हैं कि जिसका हर शेर मानी के एतबार से जुदा गाना होता है, और इसलिए हम उसको कुछ टाइटल या उसका कुछ ऊपर उसका उन्वान नहीं दे सकते। बहर और वज़न की गज़ल में बहुत अहमियत है। बेबैर और बेवज़न गज़ल तस्लीम नहीं की जाती। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है जिसे किता कहते हैं। किता के मानी कता करने या काटने के होते हैं। चूँकि गज़ल वहाँ फिनिश हो जाती है, कट जाती है, ख़त्म हो जाती है, इसलिए उसे किता कहते हैं। यानी पहला हो गया मतला तुलू होना, शुरू होना, और लास्ट में किता जो ख़त्म होने वाला जो शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे हम मक्ता कहते हैं। अब इसका आगाज़ और इर्तिक़ा। गज़ल का आगाज़ दक्कन से हुआ। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह जनूबी हिंदुस्तान के पहले साहिब दीवान शायर समझे जाते हैं, जिनका दीवान 1535 और 1540 के दरमियान शाया हुआ था। उनके दीवान में 50,000 अशार हैं। शुमाली हिंदुस्तान में फ़ाइज़ देलवी उर्दू गज़ल के पहले साहिब दीवान शायर हैं।
جن کا دیوان 1716 عیسوی میں دہلی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد ولی دکنی کا دیوان 1720 عیسوی میں دہلی سے ہی شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد میر، درد اور سودا کا دور شروع ہوتا ہے، جسے اردو غزل کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ میر کا پورا نام میر تقی میر، درد کا پورا نام خواجہ میر درد اور سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع سودا تھا۔ میر تقی میر کی غزلوں میں سوز و غم یعنی باطنیت ہے، جبکہ سودا کا کلام خارجیت کا مظہر مانا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ میر کا کلام اگر آہ ہے تو سودا کا کلام واہ ہے۔ خواجہ میر درد نے اپنی غزلوں میں تصوف اور صوفیانہ مسائل سے روشناس کروایا یا کیا۔ اس دور کے شعراء میں مظفی، انشاء، میر سوز، قائم اور میر اثر دہلوی اہم ہے۔ 19ویں صدی اردو غزل کے ارتقاء کی اہم صدی ہے۔ اس صدی میں لکھنؤ کی بنیاد پڑی۔ شیخ امام بخش ناسک اور خواجہ حیدر علی آتش جیسے شعراء غزل گوئی کے میدان میں نمودار ہوئے۔ ناسک نے زبان اور شاعری کے اصول و قواعد مرتب کیے، جبکہ آتش نے زبان کو سنوارنے سے زیادہ مضمون پر توجہ کی اور خیال کی پیچیدگی سے اجتناب کیا۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی سے غزل کا بہترین دور شروع ہوا۔ زبان و بیان و روزمرہ اور محاورات میں صفائی، سادگی اور روانی آئی۔ غالب نے غزل کو اپنی نازک خیالی اور گہرے فلسفے کا آئینہ دار بنا دیا۔ اسی طرح ذوق یعنی شیخ محمد ابراہیم ذوق اور حکیم مومن خان مومن نے غزل کے دائرے کو وسعت بخشنے میں انتہائی محنت و کاوش سے کام لیا اور غزلوں کی بڑی تعداد کو اپنے دیوانوں میں شامل کیا۔ 20ویں صدی میں غزل مسلسل انقلاب کا شکار رہی۔ سیاسی اور سماجی انقلاب کے ساتھ ساتھ غزل میں بھی طرح طرح کی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ ترقی پسند تحریک سے اردو غزل نے کافی استفادہ کیا۔ غزل کا دامن وسیع تر ہو گیا۔ فیض احمد فیض، جان نثار اختر، مخدوم محی الدین اور مجاز لکھنوی وغیرہ نے غزل کو نئے موضوعات سے مالا مال کر دیا۔ دور حاضر میں اردو غزل کو نیا رنگ و آہنگ دینے میں فراق گورکھپوری، آنند نارائن ملا اور جگت ناتھ آزاد کے نام قابل ذکر ہیں۔ 1857 کے انقلاب سے ہندوستان کی زندگی میں ایک فیصلہ کن انقلاب اور تبدیلی رونما ہوئی اور غزلوں کو شعراء نے محبوب کی مدح سرائی کے بجائے گوناگوں مسائل کی طرف اپنی توجہ مبذول کی۔ جدید طرز کی غزلیات لکھنے والوں میں شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ علامہ اقبال نے عشق و سرشاری کے تصورات کو بلند فلسفیانہ زندگی آفرین آہنگ و معنی دے کر غزل کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ اس وقت جو شعراء اردو غزل میں تازہ ترین روح پھونکنے میں مصروف ہیں، ان میں بشیر بدر، ناظر کاظمی اور شہریار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور بھی بہت سارے شعراء اردو غزل کی دنیا میں اپنا کردار بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ تو یہاں یہ فنش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی کتاب سے آپ کو کچھ اور پوائنٹس مل جاتے ہیں تو آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔